नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी, माफ़ी चाहूँगा, बिजनेस स्टडी को पढ़ा रहा हूँ। देखिए, अकाउंट्स और बिजनेस दोनों ही साथ में चलते हैं, इसलिए कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। दोनों ही अपने बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं। तो वंस अगेन वी आर स्टार्टिंग और चैप्टर इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। देखिए, हम अपना चैप्टर समझ रहे थे कंपनी का निर्माण। कंपनी का निर्माण के अंतर्गत हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर एक प्रोसेस समझने की कोशिश की थी। आज हम उस प्रोसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और उस प्रोसेस के बारे में फिर से थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का निर्माण कैसे होता है। कंपनी जब बनती है तो उसको सबसे पहले एक प्रोसेस से निकलना होगा, जिसके अंदर हमारे पास 4 अलग अलग स्टेप होते हैं। बात करते हैं, हमारे पास एक सामान्यतः 2 अलग अलग कंपनियां होती है, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। जो पब्लिक कंपनी है जिसको हम बोलते हैं सार्वजनिक कंपनी, और एक होती है प्राइवेट कंपनी जिसको हमने कहते हैं निजी कंपनी। इन दोनों के फॉर्मेशन में थोड़ा सा फर्क है। देखिए, आपकी जो निजी कंपनी है वो फॉर्मेशन के अंदर जब वो बनती है तो उसको सामान्यतः 2 स्टेप पूरे करने होते हैं, जो हमने बोर्ड पे लिखे हैं आपके पास 4 स्टेप। हालांकि इन चारों स्टेप को हमने कल की क्लास में समझा था, लेकिन आज फिर थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो पहला स्टेप होता है वो होता है प्रवर्तन कार्य की अवस्था। प्रवर्तन मीन्स प्रमोटर होता है एक पर्सन। देखिए, एक व्यक्ति, हम उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसके दिमाग में कंपनी खोलने का विचार आया। मैं एक बात कहता हूं, मान लीजिए आपके सामने एक कंपनी का एग्जाम्पल देते हैं अपन। जैसे आपकी कंपनी है जियो, रिलायंस इंडिया की एक ब्रांच है, या रिलायंस इंडिया की एक सब्स्टिट्यूट कंपनी है जियो कंपनी। आखिर इसके मालिक के दिमाग में कोई ना कोई विचार तो आया होगा कि मैं एक ऐसा प्रोडक्शन तैयार करूं, मैं ऐसा एक सिस्टम तैयार करूं जिससे लोगों को फायदा हो, या मैं लोगों को एक उनके आवश्यकता अनुसार वस्तुएं उपलब्ध करा सकूं। तो जिस व्यक्ति के दिमाग में सबसे पहले ये थॉट क्रिएट होता है कि मैं कुछ करूं, वो ही आपका प्रमोटर होता है और उसी को हम प्रवर्तक कहते हैं। तो प्रवर्तक के द्वारा जो काम किए जाएंगे उसी को हम प्रवर्तन की अवस्था कहते हैं। प्रवर्तन की अवस्था के अंदर हम उन सारे कार्यों को सम्मिलित करते हैं जो एक प्रवर्तक इनिशियल लेवल पे करता है, एक प्रारंभिक तौर पे करता है, जब कंपनी के निर्माण से पहले की बातें हैं। ये आपकी कंपनी का निर्माण अभी नहीं हुआ है, कंपनी के बारे में आपने विचार किया है, आपको सबसे पहले यही सोचना होगा कि मैं कौन सा बिजनेस करूं। जो व्यक्ति ये सोच रहा है वही हमारा प्रवर्तक है, और उस प्रवर्तक के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो प्रवर्तक हमारा होगा, वही हमारी इस कंपनी को आगे बढ़ाता है। तो हम एक बात करते हैं स्टार्टिंग के अंदर कि चाहे हमारे पास प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, दोनों ही प्रकार की कंपनियों के लिए पहला स्टेप पूरा करना कंपलसरी है। सेकंड स्टेप इनकॉर्पोरेशन स्टेज जिसको कहते हैं समावेलन की अवस्था। देखिए, जब आपने ये सब कुछ डिसाइड कर लिया कि मैं कौन सी कंपनी खोलूंगा, कौन सा प्रोडक्शन तैयार करूंगा, कितने लेवल पे तैयार करना है, कहाँ खोलना है, कितने मेंबर रहेंगे, वो सारी चीजें जब पूरी होने के बाद आपको उसका कॉर्पोरेशन कराना होगा, इनकॉर्पोरेशन कराना होगा। इनकॉर्पोरेशन से पहले आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। देखिए, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो बिना रजिस्ट्रेशन के अस्तित्व में आ जाए। पहला बात, रजिस्ट्रेशन क्या होती है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक रजिस्ट्रार कार्यालय होता है, जिसके अंदर आपको अपने आवश्यक दस्तावेज देकर कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। देखिए, आपके लिए एक प्रश्न पूछा जाता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन या कंपनी का पंजीयन कौन करता है? तो कंपनी रजिस्ट्रार, इसका सामान्य अर्थ होता है कंपनी रजिस्ट्रार कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है, जहां आपको अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट देने होंगे। डॉक्यूमेंट के साथ आपको अपनी रजिस्ट्रेशन फीस जमा करानी होती है। जब तक आप अपने रजिस्ट्रेशन फीस और प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक कंपनी अपने अस्तित्व में नहीं बनती है। जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन हो जाता है, कंपनी रजिस्ट्रार आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। आपके फीस को सबमिट करने के बाद
आपकी फीस आपके द्वारा कंपनी की जितनी ऑथराइज कैपिटल डिसाइड की जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस डिसाइड होती है। जितनी आपकी ऑथराइज कैपिटल है उसी के आधार पे आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस जमा करानी है, और जब रजिस्ट्रेशन फीस जमा हो जाती है, आपके डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं, उसके बाद आपको रजिस्ट्रार कंपनी का नाम अपने रजिस्टर में लिख देता है और आपको पंजीयन संख्या देता है। पंजीयन संख्या के साथ आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मीन्स समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, और यही प्रमाण पत्र आपके लिए, जो आपको समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, यही प्रमाण पत्र आपके लिए एक अलग से कंपनी का वैधानिक अस्तित्व क्रिएट करेगा। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक निजी कंपनी को सामान्यतः दो ऐसे स्टेप से गुजरना होगा कंपनी के क्रिएशन के लिए, कंपनी के फॉर्मेशन के लिए। पहला होता है प्रवर्तन कार्य कराना होगा, दूसरा होता है आपका समामेलन की अवस्था को पूरा करना होता है। ये दोनों काम होने के बाद एक निजी कंपनी अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकती है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी नहीं। जब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी, तो आपके दिमाग में एक जरूर से छोटा सा प्रश्न चल रहा होगा कि सर इन दोनों में क्या फर्क होता है, क्या दोनों सेम है या अलग अलग है। तो मैं आपसे ये क्लियर करना चाहूँगा कि दोनों अलग अलग होते हैं। क्या फ़र्क है? तो एक निजी कंपनी जिसके अंदर कम से कम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, ये कंपनी अपना शेयर पब्लिक में डायरेक्टली इशू नहीं करती है। कंपनी अपना शेयर लोगों को ट्रांसफर नहीं करवा सकती है। कंपनी मिनिमम 1 लाख रुपए पेड अप कैपिटल से एस्टिबल हो सकती है, और ये अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाती है। हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कंपनी होती है जो अपने मेंबर्स तक ही अपने शेयर रखती है, उसी को हम निजी कंपनी कहते हैं। तो निजी कंपनी को केवल इन दोनों शर्तों को पूरा करने के साथ ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के बाद यदि आप पब्लिक कंपनी का फॉर्मेशन कर रहे हो, उस कंडीशन में आपको ये चारों स्टेप फॉलो करने होंगे, और आपके दिमाग में वही प्रश्न चलेगा कि सर आपने निजी कंपनी के बारे में बता दिया, लेकिन क्या सार्वजनिक कंपनी में भी कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शंस होती है क्या? तो वास्तव में बात आपकी सत्य है। मैं आपकी बात को उसी तरह से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि निजी कंपनी में जिस तरह से कम 2 व्यक्ति होते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपकी सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 व्यक्ति मिलकर ही एक सार्वजनिक कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। और जहां निजी कंपनी में आपके सदस्य संख्या 200 अधिकतम होगी, यहाँ आपके अधिकतम सदस्य संख्या कोई सीमित नहीं है। आपकी एक सार्वजनिक कंपनी में कितने भी मेंबर हो सकते हैं। साथ में ये 5 लाख रुपए की कैपिटल के साथ, पेडअप कैपिटल के साथ, मिनिमम पेडअप कैपिटल रखते हुए कंपनी का फॉर्मेशन किया जा सकता है। कंपनी अपना शेयर पब्लिक में ओपनली इशू कर सकती है, ये अपना शेयर लोगों को ट्रांसफर कर सकती है, ये नाम के साथ लिमिटेड वर्ड लगाती है। यही एक पब्लिक कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी के फॉर्मेशन में आपको चारों पॉइंट या चारों स्टेप फॉलो करने होंगे। हमारा पॉइंट आता है तीसरा, पूंजी अभिदान की अवस्था। देखिए पूंजी अभिदान का मतलब होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। हमने अभी एक पॉइंट आपके सामने रखा कि एक प्राइवेट कंपनी अपना शेयर पब्लिक में इशू नहीं करती है, मतलब अपनी जनता में अंशों का निर्गमन नहीं करती है। लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों को जनता में निर्गमित करती है। अंश का मतलब हम ये जानते हैं कि आपकी कंपनी की जो कैपिटल है उसी को हमने छोटे छोटे अलग अलग भागों में बांटा है, वही आपका शेयर होता है, और ये शेयर आप लोगों से ले सकते हो। तो बात करते हैं आपके शेयर कैपिटल सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन का मीन्स ये है कि आपकी कंपनी जब जनता में शेयर इशू करना चाहती है, तो जितने शेयर इशू करना चाहती है उसका 90% एप्लीकेशन जब तक आपके पास प्राप्त नहीं होगा तब तक कंपनी अपना शेयर इशू नहीं कर सकती है। आपके पास 90% एप्लीकेशन रिसीव होना चाहिए। मीन्स आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि यदि आपकी कंपनी 10,000 शेयर पब्लिक में देना चाहती है तो 9,000 जब तक एप्लीकेशन नहीं आएगी कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, और यदि नहीं आती है तो आपको उसको 8 दिन के अंदर वापस पैसा देना होता है। साथ में हम ये कहते हैं कि कंपनी जितने एप्लीकेशन आए हैं उसके बराबर आप इशू कर सकते हो। मतलब जितने कंपनी शेयर इशू करना चाहती है
उसके बराबर आप शेयर इशू कर सकते हो या उससे कम कर सकते हो, ज़्यादा नहीं करते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट हम उसी पर कंपनी के लिए लगाएंगे जो एक वो सार्वजनिक कंपनी होगी। इस पॉइंट को हमने अच्छे से डिस्क्राइब अपनी लास्ट क्लास में कर लिया था, हमने सारी चीज़ें आपके सामने समझाई थी। आज हम अपना अगला और लास्ट पॉइंट है इस प्रोसेस का, बिजनेस स्टार्ट करना। प्राइवेट कंपनी सेकेंड स्टेप मीन्स उसे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलते ही वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, बट एक पब्लिक कंपनी नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार से एक सर्टिफिकेट लेना होगा, व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र उसे प्राप्त करना होगा, और ये प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उसे कुछ डिक्लेरेशन देनी होती है, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ते हैं। आप सोचोगे सर एक प्राइवेट कंपनी के लिए तो ज़्यादा कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए बहुत कुछ है। तो वास्तव में सत्य बात है कि एक प्राइवेट कंपनी में इतना नहीं होता, लेकिन एक पब्लिक कंपनी के लिए काफ़ी कुछ हद तक बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसका फॉर्मेशन कराना होता है। एक पब्लिक कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक सर्टिफिकेट लेना होता है, और सर्टिफिकेट के लिए आपको कुछ डिक्लेरेशन देनी होगी, कुछ प्रमाण पत्र या प्रपत्र जारी करने होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है। पहला प्रमाण पत्र होता है कि यह घोषणा कि आवेदकों को चुकाए, या हम कहते हैं यह घोषणा की न्यूनतम अभिदान प्राप्त कर लिया है। देखिए न्यूनतम अभिदान आपके पास 90% है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कंपनी जितने अंश इशू करना चाहती है उसकी 90% एप्लीकेशन आपको रिसीव होगी तो ही आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सबसे पहली डिक्लेरेशन आपको यही देनी होती है कि हमने 90% एप्लीकेशन रिसीव कर ली है। सेकंड आता है कि आपके जितने भी आवेदक है, एप्लीकेंट है, उनका कोई पैसा बाकी नहीं है, ये डिक्लेरेशन आपको देनी होगी। तीसरा पॉइंट आता है कि आपके संचालक जो कंपनी का प्रमोटर होंगे, कंपनी के जो डायरेक्टर मीन जो संचालक हैं, उन्होंने जितने शेयर खरीदे हैं उनका एप्लीकेशन अलॉटमेंट पैसा दे दिया या नहीं दिया। और लास्ट पॉइंट आता है कि आपने कंपनी की सारी शर्तें पूरी कर ली है, ये घोषणा करनी होगी। मतलब आपको 4 ऐसे घोषणा पत्र जमा कराने पड़ते हैं जिसके बेस पर कंपनी रजिस्ट्रार आपको कंपनी को संचालित या कंपनी का व्यवसाय प्रारंभ करने का सर्टिफिकेट देता है, जिसमें आपके पास 4 अलग अलग घोषणा पत्र होते हैं। इन घोषणा पत्रों पर कंपनी सचिव या कंपनी के संचालकों के हस्ताक्षर होते हैं। कंपनी संचालक या कंपनी सचिव, जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो, या कंपनी के डायरेक्टर होंगे, वो इन डिक्लेरेशन को देते हैं, वो यहाँ साइन करके आपके सबमिट कराते हैं। एक बार फिर से हम समझते हैं कि हमारे पास 4 ऐसे घोषणा पत्र आपको कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा कराने होंगे, जिसमें सबसे पहला आता है आपको इस बात की घोषणा करनी होगी कि आपने 90% एप्लीकेशन रिसीव कर ली है। आपको यह घोषणा पत्र देना होगा कि आपने आपके सभी आवेदकों की राशि प्राप्त कर ली है। आगे करते हैं कि आपके संचालक ने जितने अंश खरीदे हैं उनके आवेदन राशि या आवंटन राशि चुका दी है। और अंतिम घोषणा ये होती है कि कंपनी की सारी शर्तें पूरी कर ली है। जब तक ये सारी शर्तें या सारी घोषणाएं जमा नहीं होती है, कंपनी अपना रजिस्ट्रार आपको उस व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र नहीं देते हैं। तो एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन उस समय होता है, या एक कंपनी का जो संचालन उस समय होता है जब आपकी कंपनी इन चारों स्टेप को फॉलो कर लेती है। आप व्यवसाय प्रारंभ करने का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद आपकी कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। तो ये था आपका व्यवसाय प्रारंभ करने की विधि या प्रक्रिया, जिसको आप कह सकते हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसे पॉइंट को लेकर। सबसे पहले कुछ ऐसे वर्डों को थोड़ा समझाना पसंद करूंगा जो इस कंपनी से रिलेटेड होते हैं। पहला एक शब्द अभी हमने देखा था, प्रवर्तन। प्रवर्तक और प्रवर्तन दोनों अलग अलग होते हैं। 2 शब्द मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रवर्तन को बोलते हैं फॉर्मेशन, और प्रवर्तक को बोलते हैं प्रमोटर। प्रवर्तन को कहते हैं प्रमोशन और प्रवर्तक को कहते हैं प्रमोटर। ये क्या होते हैं? तो प्रवर्तन आपके कंपनी निर्माण की प्रथम सीढ़ी है। प्रथम सीढ़ी से तात्पर्य है कि आपकी कंपनी बनानी है तो उससे पहले विचार आता है।
जिस व्यक्ति के दिमाग में ये विचार आया कि मुझे कंपनी खोलनी है, वो प्रवर्तक कहलाएगा, और उसने जो कंपनी खोलने से पहले जितने भी काम किए हैं वो सारे के सारे प्रवर्तन के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। उसके बाद देखो, मैं ये जो वर्ड समझा रहा हूं वो इसी प्रोसेस से रिलेटेड जो वर्ड आए हैं उन्हीं को समझा रहा हूं। आप लोगों के लिए एक बात कह दूं कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस या कॉमर्स जो भी है, इसमें कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो आप लोगों के लिए नए होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने पहले इनको नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए मुझे इन वर्ड को आपको आपके सामने समझाना है। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं इन शब्दों को इसीलिए आपके ऊपर थोड़ा फोकसली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए वो नए वर्ड हैं, तो थोड़ा समझिएगा। पहला शब्द हमने प्रवर्तन के बारे में देखा। प्रवर्तन कंपनी निर्माण का या कंपनी निर्माण की प्रथम अवस्था है। एक प्रवर्तक द्वारा कंपनी निर्माण से पूर्व जितने भी कार्य किए जाते हैं उसी को हम प्रवर्तन कहते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन में नहीं कह सकता, सामान्य अर्थ समझते हैं इसका कि प्रवर्तन कंपनी निर्माण की एक प्राथमिक अवस्था मानी जाती है। कंपनी निर्माण से पूर्व एक व्यक्ति द्वारा जितने कार्य किए जाते हैं वो सारे के सारे ही प्रवर्तन का रूप माना जाएगा। दूसरा शब्द मैं आपके सामने लेता हूं, समामेलन, जिसको इंग्लिश में इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। प्रवर्तन क्या होता है, समामेलन क्या होता है? समामेलन का मतलब होता है कि कंपनी का पंजीयन करना, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना। जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उस रजिस्ट्रेशन के परिणाम स्वरूप कंपनी अपना पृथक अस्तित्व निर्धारित कर लेती है, और यही पृथक अस्तित्व उसका समामेलन कहलाएगा। एक छोटा सा अर्थ जानेंगे, यदि आपको प्रश्न में पूछ लिया जाए, एग्जाम में पूछ लिया जाए कि समामेलन किसे कहते हैं, तो समामेलन का अर्थ होता है कि कंपनी के पंजीकरण के बाद या कंपनी के पंजीयन करने से या कंपनी का पंजीयन कराने से कंपनी एक वैधानिक पृथक अस्तित्व निर्धारित करती है। शब्द आता है वैधानिक पृथक अस्तित्व। पृथक अस्तित्व का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने आप में अपनी जो आइडेंटिफाई करती है। देखो, मैं आप और मैं अलग अलग पर्सन हैं, मेरा अस्तित्व अलग है, आपका अस्तित्व अलग होता है। अस्तित्व का मीन्स लोगों की पहचान के रूप में वो सामने उभरती है। मुझे आज लोग मेरे नाम से जानते हैं, आपको आपके नाम से जानेंगे। ठीक इसी प्रकार से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी को कंपनी के नाम से जानना स्टार्ट होता है। तो कंपनी का एक फॉर्मेशन क्रिएट होता है, कंपनी का एक नाम क्रिएट होता है। तो समावेलन का अर्थ यही समझते हैं, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद या कंपनी के पंजीयन के बाद कंपनी अपना वैधानिक पृथक अस्तित्व निर्धारित करती है, वही उसका समावेलन कहलाएगा। एक शब्द और मैं आपको बता देता हूं, व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र। ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ लिखा भी है, व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र। ये क्या होता है? तो कंपनी द्वारा धन जुटा लेने के बाद, मतलब कंपनी ने कैपिटल रिसीव करने के बाद, कैपिटल आने के बाद कंपनी के प्रार्थना पत्र पर कंपनी रजिस्ट्रार व्यवसाय प्रारंभ करने की अनुमति देते हैं। जब कंपनी के पास सफिशिएंट कैपिटल हो जाती है, कैपिटल रिसीव हो जाती है, तो कंपनी रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन देती है, और उस एप्लीकेशन के बिहाफ पर आपका रजिस्ट्रार उसे सर्टिफिकेट इशू करता है। उसी को हम व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र कहते हैं। और जो एप्लीकेशन देता है उसके साथ में डॉक्यूमेंट लगाने कंपलसरी होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 वर्ड थे जो मैंने आपको बताए हैं। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा इस चैप्टर के अंदर। बाकी अब कुछ भी नहीं बचा है। आप सोच रहे हो सर इतना जल्दी पूरा कर दिया आपने, नहीं किया मैंने, बहुत कुछ बाकी है। लेकिन एक एंगल से देखें तो कुछ नहीं बचा है। जो कुछ था वो इन चारों स्टेप में था। अब हम इन चारों स्टेप को और खोल कर समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ को वापस पढ़ते हुए मेरी बात समझोगे, और यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। मैं हर बार ये बातें कहता हूँ आप लोगों को। मुझे जहाँ तक पता है, मेरी कोई भी क्लास कंप्लीट होती है तो मैं पीछे लास्ट में 1 या 1.5 मिनट यही बात दोहरा के आप मेरी क्लास कंप्लीट करता हूँ कि आपको कोई डाउट है तो आप बताइएगा। देखिए बेटा, मैं आपको ये इसीलिए कहता हूँ कि जब तक हम किसी चीज़ का प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक डाउट नहीं आते हैं। लेकिन जिस दिन आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर लोगे, जिस दिन आप उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपके पास बहुत सारी समस्याएं आएगी।
और आज भी आ रही हैं। बहुत सारी समस्या हम सॉल्व भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, कर रहे हैं। और जिस तरह से आप लोगों का साथ हमें मिल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ और आपसे आशा रखता हूँ कि आगे भी आपका हमें इसी तरह से साथ मिलेगा। आपके अच्छे भविष्य के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और साथ में मैं परमपिता परमेश्वर से निवेदन भी करता हूँ कि आप अपनी सारी ऊंचाइयों को बहुत जल्दी प्राप्त करें, कम से कम मेहनत में प्राप्त करें। इसी के साथ मेरी यदि आपसे किसी प्रकार की समस्या है या किसी प्रकार की आपको आवश्यकता लगती है या आपको ऐसा लगता है कि मैं यदि आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ, आप बेझिझक हमें बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे उसको समाधान करने के लिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उस काम को करने के लिए। इसी के साथ धन्यवाद।